इसमें मैक्सिमम हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर है इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड। इंग्रेडिएंट किसको कहा जाता है उसके बारे में बताया गया है कि इंग्रेडिएंट जो होते हैं, जो भी कोई भी फूड है बना हुआ है, कोई भी फूड आइटम है, तो आपका उसमें कुछ इंग्रेडिएंट लगे होते हैं, जो भी मटेरियल उसमें रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे कि सांभर बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, स्पाइसेस चाहिए होंगे, पल्सेस चाहिए होंगे, तो फिर ये सारे जो है आपके इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि जो प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट से अगर ऑब्टेन किए गए प्रोडक्ट प्लांट प्रोडक्ट कहलाते हैं, एनिमल से ऑब्टेन किए गए प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट कहलाते हैं। जो चीज़ें जो हैं हम जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीज़ें हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो उसका जो सोर्स हो जाएगा वो प्लांट सोर्स हो जाएगा। तो कहाँ से हम लोग कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे प्लांट और एनिमल सोर्सेस है। नेक्स्ट है हमने एनिमल को कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें कि हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स के बारे में बात किया था। हर्बीवोर्स वैसे एनिमल होते हैं जो कि अपना फूड जो है वो प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन करते हैं, और ठीक उसके अपोजिट जो है वो कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स अपना फूड जो है वो अदर एनिमल प्रोडक्ट से, एनिमल से, जैसे कि वो प्रे करते हैं, मतलब वो प्रीडेटर ऐसा ये करते हैं और प्रे को खाते हैं। तो प्रे के रूप में आप गॉट, डियर ये सब इस्तेमाल करते हैं फूड के रूप में। ओके, तो ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ओमनिवोर्स में, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन को भी कंसिडर किया जाता है। क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें कि जो कि अपना फूड जो है प्लांट और एनिमल दोनों का इस्तेमाल करके, दोनों का जो है फीड करते हैं दोनों पर। तो ये जो है आपका ऑर्गेनिज्म का डिवीज़न हो गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फूड दे ईट। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है कि स्प्राउटिंग टेक्निक दिया गया है कि स्प्राउटिंग टेक्निक क्या होता है, और हम लोगों को प्लांट के बारे में भी थोड़ा दिया हुआ है। जस्ट एक रिविज़न कर लेते हैं। ये हो गया स्टेम, ये हो गया रूट, ये हो गया लीव, ये फ्लावर हो गया और ये लीफ हो गया। तो फिर ये जो है आपका, इसमें रूट का क्या फंक्शन होता है? रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन करना जो है वो रूट का फंक्शन होता है। उसी तरह स्टेम का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन जो करना होता है वो रूट से एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्ट होकर जो प्लांट के डिफरेंट हिस्से के पास जाता है। ओके, फिर हमने देखा रूट का फंक्शन देखा। लीव्स का फंक्शन क्या होता है? लीव्स का फंक्शन फोटोसिंथेसिस में होता है। प्लांट जो अपने लिए फूड बनाता है उसमें वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से करता है। ओके, अब आते हैं स्प्राउटिंग टेक्निक पर। स्प्राउटिंग क्या होता है? सपोज हम लोगों ने 1 ग्राम ले लिया, उसको क्या किया, ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया, ओवरनाइट के लिए उसको सोक कर दिया। फिर उसको नेक्स्ट नाइट भी हमने क्या किया, वेट क्लॉथ में कवर करके उसको वेट क्लॉथ में कवर करके उसको रख दिया। ओके, तो ये जो है नेक्स्ट डे, आपका डे आफ्टर टुमारो क्या होगा कि उसमें वाइट स्ट्रक्चर जो है वो निकल आएंगे, उसी को स्प्राउट्स कहते हैं। और ये जो टेक्निक हो गया वो आपका स्प्राउटिंग हो गया। ओके, तो इस तरह जो है स्प्राउटिंग किया जाता है। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? तो बी कीपिंग जो प्रोसेस होता है उसको एपीकल्चर बोलते हैं, बी कीपिंग। तो ये जो है अक्टूबर टू दिसंबर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ये सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में पहले टॉपिक है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट वैसे कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जिससे कि जो कि बॉडी के यूटिलाइजेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ओके, बॉडी की रिक्वायरमेंट को, वैसे कंपोनेंट ऑफ फूड जो कि बॉडी के रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट जो होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसको पूरा करें, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ सकते हैं? प्रोटीन आते हैं, फूड आते हैं। न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन आ सकते हैं, कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड हैं वो सारे आ जाएंगे। ओके, कंपोनेंट आ जाएंगे। तो कंपोनेंट में आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके कंपोनेंट ऑफ फूड में आ जाएंगे। ओके, चलिए अब इंडिविजुअली इसको देखते हैं, इंडिविजुअली 1 बाय 1 देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट एक कंपोनेंट ऑफ फूड है जिसको कि एक्स्ट्रा एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब एनर्जी देने वाला फूड कहलाता है। ओके, और ये मोस्टली स्टार्च के फॉर्म में रहता है एनिमल में। इसमें जैसे वीट हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, तो ये सारे जो है एनर्जी गिविंग फूड हैं इसीलिए। और इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? आयोडीन से टेस्ट किया जाता है। आयोडीन का पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। कैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे? डिस्टिल वाटर
एक डिस्टिल वाटर ड्रॉप ऑफ, जितना डिस्टिल वाटर का ड्रॉप लेंगे उतना ही डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन का ड्रॉप लेंगे, और उसको एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के बाद हम लोग कोई भी स्लाइस ऑफ पोटैटोज़ पे टेस्ट कर सकते हैं उसका ड्रॉप डाल के। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, पैचेस मिलेंगे। ओके, पैचेस मिलेंगे, आपका ब्लू ब्लैक अपीयरेंस होगा। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट जो है हम लोग आयोडीन से कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए क्यों रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। कभी भी किसी को इंजरी हो गई हो तो उसमें जो रिपेयर और ग्रोथ होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है। ओके, और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। इसके एग्जाम्पल जो हैं एग है, मीट है, मिल्क है, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। अगला इसका हम लोग देखेंगे इसका टेस्ट कैसे किया जा सकता है। प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। प्रोटीन का टेस्ट जो है, अगर फूड सैंपल है, कोई भी फूड जो है, अगर हमने उसको क्या किया, पहले क्रश कर लेते हैं। क्रश करने के बाद उसको सपोज़ हम लोगों को प्रोटीन का टेस्ट करना है तो फूड का एक क्रश पार्टिकल ये कर लेंगे, क्रश बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने में उसमें हम लोग कास्टिक सोडा ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग उसमें ऐड कर देंगे कॉपर सल्फेट। तो ये दोनों जो है वो हम लोग इक्वल अमाउंट में ऐड कर देंगे तो उसका जो कलर जो है पर्पल कलर का हो जाएगा, अगर वो प्रोटीन रहेगा तो इसलिए इससे प्रूफ होता है कि प्रोटीन जो है प्रेजेंट होगा। अगर वो पर्पल कलर नहीं आएगा इसका मतलब प्रोटीन जो है एब्सेंट है उसमें। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स क्या होता है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। और ये क्यों रिक्वायर होता है, क्योंकि ये मॉडरेट अमाउंट में रिक्वायर होता है। इसके एग्जांपल है घी, बटर, ये सब जो है सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं। फैट्स का सोर्स कैसे कर सकते हैं, कोई एक पेपर ले लिया, उसमें नट्स के क्रश करके उसको रख दिया तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे वाइट पैचेस उस पर आ जाते हैं, वो ट्रांसल्यूशन का काम करने लगता है। तो इस तरह हम लोगों को पता चलता है कि जो फैट्स हैं वहाँ पर उसमें प्रेजेंट है। फैट्स के एग्जांपल क्या है, ऑयल है, घी है, बटर है। नेक्स्ट है विटामिन्स। क्या होता है, विटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। इसको एसेंशियल कंपोनेंट कहा जाता है। एसेंशियल के कैटेगरी में आता है क्योंकि ये माइन्यूट क्वांटिटी में बॉडी को बहुत रिक्वायर होता है, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी भी बहुत एसेंशियल होता है। ओके, माइन्यूट क्वांटिटी भी बहुत एसेंशियल होता है क्योंकि अगर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ काउज कर देता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो कि एसेंशियल कंपोनेंट की न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग डेफिशिएंसी की डिजीज़ कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट हम रफेज देखते हैं। रफेज वैसे फाइबर्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ओके, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। उसके बाद ये जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए काम करते हैं। ओके, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में, इसीलिए कहा जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल जो रफेज है वो इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर भी एक एग्जांपल है रफेज का। ओके, ये फाइबर्स आते हैं जो फूड में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। क्या होता है, बैलेंस डाइट वैसे डाइट होते हैं जो कि ऑल कंपोनेंट ऑफ उसको रिक्वायरमेंट के हर एक तरह का न्यूट्रिएंट्स उसमें होता है। जैसे सपोज़ इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फैट मिल गया, उसके बाद घी, उसके बाद आपको प्रोटीन मिल गया। तो प्रोटीन के तौर पे आप पल्सेस ले सकते हो। ओके, पल्सेस ले लिया, फिर रोटी ले लिया, रोटी से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, घी ले लिया तो इससे फ़ैट मिल गया, फिर उसके बाद आपको मिल्क ले लिया तो उसमें बहुत सारे विटामिन्स मिल गए, और जो आयोडीन्स ये सब जो है सॉल्ट ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके वेजिटेबल्स ले लिए तो वेजिटेबल्स में बहुत सारे आपके अलग अलग विटामिन्स मिल जाएंगे। तो ये सब जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल डाइट, मतलब जिसमें कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि हमने पहले बात की थी, जिसके बारे में विटामिन ए जो होता है हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। दो तरह के हमने विटामिन्स के बारे में बात की थी, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। इसमें ए, डी, ई के आ जाएंगे, और इसमें विटामिन बी एंड सी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मतलब बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। तो ये जो है ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से क्रॉन्स डिजीज, और स्किन जो है पीले पड़ जाते हैं, एजिंग की समस्या आ जाती है। के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, अगर ये ना रहा है तो इसका मतलब जो डीले हो जाता है, क्लॉटिंग में डीले हो जाते हैं और ब्लड जो है लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है।
फॉस्फोरस जो है बैड टीथ का काउज करता है। आयरन से एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ओके, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि फाइबर्स टू फैब्रिक है, इसमें जो फाइबर से किस तरह जो है आपका फैब्रिक तक का जर्नी है वो हम लोग देखेंगे। ओके, फाइबर्स टू फैब्रिक, फाइबर जो है आपका यूनिट हो गया और फैब्रिक एक क्लोथ को कहते हैं। ओके, तो फाइबर्स क्या होते हैं, जितने भी क्लोथ होते हैं वो फाइबर से मिलकर बने होते हैं, वो सिंगल यूनिट होता है उसका। और फाइबर्स जो होते हैं वो मैनमेड भी होते हैं और नेचुरल होते हैं। दो तरह के फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, कॉटन आ जाएंगे, जूट आ जाएंगे, सिल्क, वुल, ये सारे जो है नेचुरली और प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, तो इसलिए इसको नेचर के द्वारा नेचुरल रिसोर्स कहेंगे, नेचुरल सोर्स कहेंगे। और वैसे फाइबर जो कि हम लोग मैन मेड, मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट रहता है उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं, तो उसका एग्जांपल जो है पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, ये सब जो है मैन मेड सोर्सेज से कहलाते हैं। ओके, तो दो तरह के सोर्स हो गए, एक नेचुरल, एक मैन मेड, जैसे कि फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं। मूव करते हैं, कॉटन फाइबर्स क्या होता है। कॉटन जो है आपने प्लांट में देखा होगा, कॉटन प्लांट में तो कॉटन प्लकिंग की जाती है, तो कॉटन फाइबर्स वही हैं, कॉटन फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है कॉटन बॉल से। ओके, ये जो है आपने गार्डन में देखा होगा, तो इस तरह के कॉटन बॉल्स रहते हैं, इससे इसको फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है। गिनिंग क्या होता है, गिनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉटन का प्लक आउट किया जाता है, मतलब प्लकिंग ऑफ जो बॉल्स होता है, कॉटन बॉल्स, उसी को गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। जूट फाइबर्स क्या होता है, जूट फाइबर्स अभी हमने देखा कि वो नेचुरल सोर्स के अंतर्गत आता है, नेचुरल फाइबर्स के अंतर्गत आता है। ओके, जो कि प्लांट प्रोडक्ट है। ओके, प्लांट प्रोडक्ट में हमने देखा था कॉटन और जूट जो है प्लांट प्रोडक्ट है, एंड सिल्क एंड वूल जो है वो नेचुरल एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो जिसमें हमने अभी डील कर लिया जूट फाइबर्स क्या होता है। जूट फाइबर का इस्तेमाल जो है गनी बैंग्स, पोटैटो सैक्स, ये सब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर, फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक जो है एक क्लोथ को कंसिडर कहा जाता है। जो नीटिंग क्या होता है, नीटिंग जो है एक सिंगल यार्न जो हमने ये किया उसको अगर नीट किया जाए, उससे एक कपड़ा तैयार किया जाए सिंगल सेट ऑफ ये से, तो वो हमारा नीटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, नीटिंग कहलाता है। और वहीं डबल सेट से किया जाए तो वो हमारा वीविंग कहलाता है। तो ये नीटिंग एंड वीविंग होता है। स्पिनिंग क्या होता है, मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स, मतलब अगर कोई भी फाइबर हमने ऑब्टेन किया, फाइबर को अगर बहुत सारे फाइबर जो है यूनिट ऑफ फाइबर उसमें यार्न्स में मिक्स कर दिया, तो वो जो है आपके क्या कहलाते हैं, फाइबर से जो यार्न बनाने का प्रोसेस जो होता है वो स्पिनिंग कहलाता है। ओके, वीविंग अभी हमने देखना, और यार्न जो है स्पन फाइबर्स होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, फाइबर होता है। पहले हम लोग मान लो कॉटन के केस में देखते हैं, तो कॉटन फाइबर जो है वो कॉटन बॉल से ऑब्टेन किए गए, उसको गिनिंग कहा गया। ओके, कॉटन फाइबर जो है वो कॉटन बॉल से ऑब्टेन किया गया, उस प्रोसेस को गिनिंग कहा गया। तो जो कॉटन बॉल से फाइबर के जो प्रोसेस हुआ उसको स्पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। तो ये कॉटन बॉल से कॉम्बिंग होता है, फिर स्पिनिंग होता है, तो स्पिनिंग से इस तरह के थ्रेड मिल जाते हैं हमको। अब बहुत सारे थ्रेड मिला के, ये तो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा सा ये करते हैं, यार्न में चेंज करते हैं, जिसमें कि 2 से 3 जो है फाइबर मिले रहते हैं। तो फाइबर बना पहला आपका, फिर उसके बाद यार्न बना, और लास्ट जो है आपके सेट्स ऑफ क्लोथ बन के आपके फैब्रिक बनते हैं, क्लोथ बनते हैं, उसको क्लोथ भी कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं हमारे चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 में हम लोग ये सब टॉपिक डील करेंगे अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब सब्सटेंस को शॉर्ट करना, क्योंकि अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग इस्तेमाल के लिए बने होते हैं। फूड प्रोडक्ट अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं। इस तरह हमारा जो डेली लिविंग है, जो जैसे बेडरूम का में जो मटेरियल पाए जाते हैं, या फिर आपके डाइनिंग रूम में जो मटेरियल पाए जाते हैं, तो वो जो है आपके डिफरेंट होते हैं। ओके, तो इसीलिए देखते हैं हम लोग अपीयरेंस के बेसिस पे जो मटेरियल हो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और एक हार्ड और एक सॉफ्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं, मटेरियल जो अपीयरेंस के बेसिस पे मतलब शाइनी और नॉन शाइनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक शाइनी मटेरियल होता है, एक नॉन शाइनी होता है, मतलब जो डल होता है।
तो डल में नॉन शाइनी जो कि ऐसे मटेरियल जो कि शाइन नहीं देते हैं, जैसे कि वुड हो गया, ऐसे मटेरियल जो कि शाइन करते हैं उनको ये करने पे लश्रस होते हैं, तो इसलिए वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो उसमें मेटल्स आ जाएंगे आपके। तो ये जो है अपीयरेंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया। नेक्स्ट हार्डनेस के बेसिस पे वैसे मटेरियल को जो कि प्रेस हो जाए उसको सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो प्रेस करना उसको हार्ड मटेरियल कहते हैं। ओके, कॉटन एंड स्पंज जो है सॉफ्ट में आ जाएगा, जबकि आयरन जो है वो हार्ड में आता है। उसी तरह डक्टिलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है मटेरियल्स को। वैसे मटेरियल जो है डक्टाइल होते हैं, मतलब जो कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि आपके पूरे वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनके थिन वायर चेंजेस होता है, उसको डक्टाइल कह सकते हैं, उसको पूरी तरीके से खींचा जा सकता है वायर में। मैलिएबल होते हैं कुछ मटेरियल जिसे कि पतले से थिन तरह की सीट बनाए जा सकते हैं। ओके, तो सीट में कन्वर्शन हो जाए इसका मतलब वो मटेरियल जो है मैलिएबल है। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है मटेरियल को कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ओके, सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल होता है। आप जैसे वाटर में क्या करोगे, शुगर ऐड करोगे तो अब क्या होगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें सैंड ऐड करते हो तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह जो मटेरियल है वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ट्रांसलूसेंट हो गया, एक ओपेक हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया एंड ट्रांसलूसेंट हो गया। तो इस तरह ओपेक वैसे मटेरियल जो कि खुद से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं, इसका एग्जांपल वुड हो जाएगा। वैसे मटेरियल जो कि अपनी ओर से पूरी तरीके से लाइट पास होने देते हैं, ग्लास हो जाएगा, उसके बाद वाटर हो जाएगा। ओके, ये सारे जो हैं आपके ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट, जैसे में पेपर हो जाएगा। तो वैसे मटेरियल जो अपने से थोड़ा बहुत लाइट अमाउंट पास करने दे, इससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी भी की थी जिसमें फैट्स टेस्ट किया था। तो ऑयल डालने के बाद जो है मटेरियल पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट का वर्क कर रहा था। तो इस तरह हमने देखा ऑब्जेक्ट को। फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है इसका है सेपरेशन टेक्निक, जो सॉर्ट करने का टेक्निक है। फ्लॉट कर सकता है मटेरियल, सिंक कर सकता है। सपोज़ हमने लाइट प्लास्टिक रख दिया वाटर में तो वो क्या करेगा, फ्लॉट करेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हमने उसमें सैंड या हैवी पार्टिकल रख दिया तो उसके वेट के बेसिस पे वो सिंक कर सकता है। ओके, तो फ्लॉट कर सकता है, सिंक कर सकता है, इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका चैप्टर 4 जो है वो क्लियर हो गया। चैप्टर 4 में हमने क्या देखा, मटेरियल को किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे, फिर उसके जो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर 4 हो गया। मूव करते हैं चैप्टर 5 की ओर। तो अभी हम चलिए चैप्टर 5 में ये हैंड पिकिंग मतलब सेपरेशन कैसे किया जा सकता है सब्सटेंसेस का, उसके बारे में डील किया गया है। तो हैंड पिकिंग मेथड से, विनोइंग मेथड से एंड शीविंग मेथड से, ये सब जो मेथड है आपके सेपरेशन मेथड हैं। ओके, तो इसको डील किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप क्लास से जुड़े रहिए। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हमने क्लास 6 का चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अभी से हम लोग अभी जो है हम लोग चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी के टाइम में हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि टॉपिक आपका दिख रहा होगा आपको, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस टॉपिक का नाम है। और इसमें जो है हम लोग डील करने वाले हैं हैंड पिकिंग, विनोविंग, सीविंग, सिंपली जो सेपरेशन कैसे किया जाता है सब्सटेंस का उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन में आपका फर्स्ट मेथड जो है हैंड पिकिंग होता है। हैंड पिकिंग में क्या होता है, इसमें जो स्लाइटली जो लार्जर इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि आपको एक पैन में राइस वगैरह दे दिया जाए, उसमें जो कंकड़ है, स्टोन्स वगैरह है, उसको रिलीज़ करना हो, उसमें जो हस्क वगैरह है उसको रिमूव करना हो, तो वो हैंड पिकिंग मेथड से होता है।
नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग। क्या होता है थ्रेशिंग? मतलब होता है कि स्टॉक्स वगैरह का जो है रिमूवल, उसमें स्टॉक्स जैसे ग्रेन्स वगैरह रहें तो उसमें स्टॉक वगैरह जो है उसका रिमूवल जो होता है वो बीट कर होता है, तो बीटिंग के माध्यम से होता है। स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स। ग्रेन्स जो है आप जब भी हार्वेस्ट करते होगे तो उसमें क्या है, जो ग्रेन्स है वो स्टॉक में लगे हुए रहते हैं, तो उसको बीटिंग करने से ग्रेन्स जो है सेपरेट हो जाते हैं और स्टॉक जो है वो सिंगल रह जाता है। तो इस तरह जो है थ्रेशिंग मेथड होता है। तो दो मेथड देखा हमने, पहला मेथड था हैंड पिकिंग, सेकेंड मेथड है थ्रेशिंग। नेक्स्ट है थर्ड मेथड सेपरेशन। कैसा होता है? विनोविंग होता है। इसमें विनोविंग में क्या होता है, सेपरेट करने के लिए एक हैवियर और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं उसको ये किया जाता है, तो उसको एयर के ये से प्रेशर से करा जाता है। एयर की वजह से जो लाइटर पार्टिकल होता है वो सेपरेट हो जाता है और हैवियर होता है वो भी अलग हो जाता है। तो इस तरह जो है हैवियर और लाइटर का कंपोनेंट का मिक्सचर को सेपरेट करना हो एयर के मदद से, तो वो जो है विनोविंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है सीविंग। क्या होता है? तो सीविंग जो है फाइन पार्टिकल जो होते हैं, फ्लोर पार्टिकल, जैसे आटा चालना होता है तो उसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें फाइन स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर्स के थ्रू जो फाइन पार्टिकल है वो सेपरेट होकर निकल जाते हैं, तो वो जो है इस मेथड को सीविंग कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, होल्स ऑफ सीव होते हैं, बिगर इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो इसमें रह जाती है, इसको सीवर कहते हैं। ओके, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो हम लोगों को कोई भी अगर जैसे आयरन वाली चीज़ें हैं तो उसमें क्या होता है, अगर उसको मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो सिंपली मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर उस जो इम्प्योरिटीज़ है, जहाँ भी सब्सटेंसेस है, उसको सेपरेट किया जा सकता है। ओके, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेट का इस्तेमाल करके किया जाता है। नेक्स्ट ये सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही इंक्लूड किया गया है आपको एनसीईआरटी के। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, सपोज़ एक आपका एक बीकर है। ओके, तो इसमें क्या आपने वाटर डाला, उसके बाद वाटर और सैंड डाल दिया, वाटर प्लस सैंड। तो जो सैंड है वो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि बॉटम लेयर पर सेटल हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो हैवियर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, बॉटम पे सेटल होने लगता है, तो इसको प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहेंगे। डिकेंटेशन क्या होता है, अब इसी जो सेडिमेंटेशन हुआ है इसी वाटर को दूसरे पैन में पोर करने पर क्या होगा, जो वाटर है वो इससे निकल कर आ जाएगा और जो सेडिमेंटेड मटेरियल है इसमें रह जाएंगे। तो इसको प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। ओके, डिकेंटेशन। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। तो हमेशा फिल्ट्रेशन को बेटर माना गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिकेंटेशन जो हो रहा है वो यहाँ पर फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके किया जाए तो वो फिल्ट्रेशन कहलाएगा। ओके, डिकेंटेशन में कोई फिल्टर पेपर वगैरह जो है इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। ओके, तो इस तरह जो है डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन का कंसेप्ट है। इस तरह आपका चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 5 जो है क्लास 6 का कंप्लीट होता है। इसमें हस्क और स्टोन्स का सेपरेशन करना है तो हम लोग हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर हस्क जो है स्टॉक से अगर सीड को अलग करना है तो विनोविंग इस्तेमाल करते हैं, हैवियर मेटिकल। उसी तरह हैवियर जो मेटल्स है सीविंग और फिल्ट्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ओके, साइज़ पार्टिकल के साइज़ के बेसिस पे, जैसे मिक्सर और सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं वो आपके सेपरेशन मेथड ऑफ सब्सटेंसेस है। ओके, तो इस तरह हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें और एक टर्म है इवेपोरेशन। क्या होता है, तो कभी भी क्या वाटर को जब हम लोग बर्नर से वाटर में कोई भी पैन में वाटर डालकर उसको बर्न करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, तो क्या होता है वाटर जो है ऊपर की तरफ स्टीम के रूप में चला जाता है। तो उसी को प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये आपका इवेपोरेशन होता है। इसमें इवेपोरेशन का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। इवेपोरेशन कैसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जब सॉलिड है उसको डिज़ोल्व करना हो लिक्विड में। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कोई भी एक सॉलिड जो है अब उससे ज़्यादा मिक्स नहीं हो सकता है, मतलब उसका सैचुरेशन पहुंच चुका है। नो मोर ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डिज़ोल्व, मोर ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डिज़ोल्व। अब इसी को हीट कर दिया जाए, सपोज़ एक बॉयल है, हमने वाटर में चीनी मिला दिया, तो चीनी एक मिनिमम पॉइंट पर एक मैक्सिमम पॉइंट जो है उस वहाँ पर सैचुरेशन हो जाता है उसका, लेकिन अगर उसको हीट करते हैं तो और चीनी उसमें डाल सकते हैं। तो ये जो है
सैचुरेशन पॉइंट से आगे इसको ये देखा जा सकता है। वाटर डिजॉल्विंग कैपेसिटी होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का। अब हम लोग चैप्टर 6 में पहुंच गए हैं। चैप्टर 6 का नाम जो है क्लास 6 क्लास 6 का हमने जो क्लास 6 का एनसीईआरटी का हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। अभी तक हमने क्लास 6 का 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो हमने क्या किया था, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी के क्लास में हम लोग क्लास 6 ऑनवर्ड जो है चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है। ओके, कोशिश करेंगे मैक्सिमम कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 6 के 6th चैप्टर से। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग चेंजेस देखेंगे, फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो ये सारे चेंजेस हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग कितनी काइंड्स के चेंजेस होते हैं। एक केमिकल चेंज होता है, एक फिजिकल चेंजेस होता है। तो केमिकल चेंज वैसे चेंज कहलाते हैं जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कोई भी सब्सटेंस का वो चेंज होता है। ओके, चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। ओके, और इसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे सपोज हाइड्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन मिला दिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है H2O बनता है। तो ये जो है केमिकल चेंज हो गया। ओके, उसका जो नेक्स्ट फॉर्म बन गया वो H2O बना। उसी तरह हमारा फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, वैसे चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सब्सटेंस का चेंज हो जाता है, उसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं। ओके, सपोज एक पेपर है, उसमें क्या होता है, अगर उसको बर्न किया जाए तो उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो ऐश में चेंज हो जाएगा। तो जो है वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ और वो रिवर्सिबल नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस। दो तरह के चेंजेस होते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस वैसे चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्स किए जा सकते हैं, और इरिवर्सिबल चेंजेस वैसे चेंजेस होते हैं जिसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब उसको वापस उसके प्रीवियस स्टेट में नहीं पहुंचाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पेपर को बर्न कर लिया तो पेपर बर्न होकर वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो फिजिकली कंटिन्यू जो है उसको बैक उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी था, पेपर पहले जैसा दिखता था वो वैसा नहीं दिख पाएगा, तो उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। ओके, और रिवर्सिबल हमने डिस्कस किया जिसमें कि सपोज हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या बन गया, H2O बना। अगर इसको ब्रेक किया जाए आगे तो वो फिर से जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो ये जो है आपका रिवर्सिबल चेंजेस कहलाता है, वैसे चेंजेस जो कि रिवर्ट बैक हो सके। आगे जो है दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक स्लो चेंजेस और एक फास्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस क्या होते हैं, वैसे चेंजेस जो कि बहुत स्लो स्पीड में होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और ज़्यादा समय लेते हैं अपनी बदलाव को लाने के लिए। लेकिन फास्ट चेंजेस होते हैं उसको बहुत कम समय में वो चेंज हो जाते हैं। तो फास्ट चेंजेस जैसे कि नाम आपको दिख रहा होगा। तो स्लो चेंजेस का एग्जांपल क्या हो सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, टूथ डीके, ये सारी जो है स्लो चेंजेस हैं। लेकिन फास्ट चेंजेस में हम लोग देख सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। अगर कोई पेपर को बर्न किया जाए तो वो तुरंत जो है नेक्स्ट दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको जो है फास्ट चेंजेस के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीट के बेसिस पे जो है जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एंडोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक होता है। हीट किस तरह रिलीज होता है, हीट इवॉल्व कैसे होता है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें कि हीट जो है बाहर की तरह इवॉल्व हो और जो हीट जो है टेके ना हो,
अगर हीट इवॉल्व हुआ तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और अगर हीट ऑब्जॉर्व हुआ तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ओके, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्सपेंशन जैसे कि नाम ही आपको पता चल रहा होगा, एक्सपेंशन मतलब कोई भी जो है एक्सपेंड कर गया है, फैल गया है, अपने जो नॉर्मल साइज था उसका उससे बड़ा साइज बन गया है। ओके, तो वो एक्सपेंशन कहलाएगा। उसी तरह अगर नॉर्मल साइज से कोई भी सेल जो है वाटर में, अगर सपोज ग्राम को जो है हम लोग वाटर में सूख कराते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ पर एक्सपेंशन के एग्जाम्पल में हम लोग ग्राम को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सपोज हमने वो सेल क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपना जो उसका जो रेगुलर साइज था वो छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो श्रिंक हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब श्रिंक हो जाना, अपने स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो जाना, वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो गया। उसी तरह आगे का जो देखेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, इवेपोरेशन आपने फॉर एग्जांपल जैसे सपोज आपने देखा होगा अपने घर में किचन में मम्मी लोगों को, तो वो बर्न करती है, वो बॉईल करती है, वाटर को बॉईल करती है, आप बर्नर पे रखते हैं तो वाटर जो है वो क्या हो रहा है, हीट फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में चेंज हो रहा है। ओके, वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उसको ये जो लिक्विड फॉर्म से वेपर के फॉर्म में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब देखेंगे हम लोग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वैसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड जो है स्टार्ट मेल्ट करना शुरू कर देता है। ओके, ऐसा टेम्परेचर जिसमें उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सपोज हमने कुछ भी एक चीज लिया, ओके, आइसक्रीम वगैरह लिया, तो आप जैसे ही देखा होगा आपने, तो जो बर्फ जो है वो जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं तो वो उसको एक ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है, वो मेल्ट करना शुरू कर देता है, तो वो जो टेम्परेचर उसको मिला है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। उसी तरह हम लोग फ्रीजिंग क्या कहते हैं, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। आप अगर जो है आइस क्यूब या फिर कुछ भी अगर रखते होगा फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में आपने रखा होगा, तो वो क्या एक टेम्परेचर उनको उसको ऐसा फिक्स्ड मिलता होगा जिसमें कि जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, उसी तरह चेंजेस किस तरह के होते हैं, नेचुरल हो सकते हैं। तो नेचुरल चेंजेस में क्या एग्जांपल्स आएंगे, नेचुरल चेंजेस जैसे कि चेंजेस ऑफ डे नाइट, सीजन चेंज, ये सारे जो है नेचुरल चेंजेस। तो ये सब जो था आपका इम्पोर्टेंट टर्म था क्लास 6 का, होप कि आपको समझ में आया। कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हमने देखे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ये रह गया था। फिजिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से आइडेंटिकल होगा। ओके, जैसे जो पी जो बना वो रिएक्टेंट जो बना, मतलब प्रोडक्ट जो होता है फिर वो रिएक्टेंट बनाता है। ओके, रिएक्ट करके, लेकिन ये जो है ये दोनों जो है सिमिलर रहेंगे। ओके, और चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल रहते हैं और नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं। अगर एक जो प्रोडक्ट बन गया उसका जो रिएक्टेंट बन गया वो दोबारा जो है फिर से चेंज नहीं फिर से दोबारा जो है पहले वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता, नए प्रोडक्ट नहीं बनाता। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने केमिकल चेंजेस है वो मोस्टली जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। चलिए ये जो है हम लोग देख लेंगे, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट थे। ओके, फिजिकल चेंजेस वैसे चेंजेस होते हैं जो कि जिसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, और ये जो चेंजेस है वो पेपर फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर जो है ऐश हो गया। इसी तरह जो केमिकल चेंजेस है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 6 के बारे में था। मूव करते हैं चैप्टर 7 की ओर, गेटिंग टू नो प्लांट्स। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग ये जो रेफरेंस है आपका एनसीईआरटी के द्वारा लिया गया हो, उसी तरह ये आपका लीफ वगैरह हो जाएगा। ओके, तो रूट का क्या काम है, एंकरिंग का काम है, एंकर का काम करना, एब्जॉर्ब करना मिनरल्स को, एब्जॉर्ब करना मिनरल्स को। ओके,
तो ये जो वर्क है वो आपका किसका हो जाएगा, रूट का हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, एंकर करना और एब्जॉर्ब करना। तो ये सारे जो फंक्शन हैं वो आपके तो ये सारे जो आपके ऑप्शंस हैं वो एंकरिंग में आते हैं। ओके, रूट्स का जो फंक्शन होता है एंकरिंग और एब्जॉर्प्शन में, जो मिनरल्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए फंक्शन किया जाता है। उसी तरह स्टेम का क्या वर्क होता है, तो स्टेम का जो वर्क होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो मिनरल्स वगैरह जो एब्जॉर्ब हुआ रूट के द्वारा वो अलग अलग जो लीव्स तक पहुंचाना, अलग अलग प्लांट के पार्ट तक पहुंचाना, वो स्टेम का फंक्शन होता है। उसी तरह नेक्स्ट जो है लीव्स का क्या फंक्शन होता है, लीव्स का फंक्शन जो मेजरली होता है वो फोटोसिंथेसिस करना। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना है। इसके कितने पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक मिडरीव होता है, एक वेन्स होता है, एक लीफ ब्लेड होता है। तो आप इस लीव्स को देख पा रहे होगे, इस लीव्स में क्या है, ये जो है आपका, ये जो है लाइन जा रहा है वो आपका क्या हो गया, मिडरीव हो गया। ये सारे जो वेन्स जा रहे हैं ये आपके वेन्स कहलाएंगे। ओके, और ठीक उसी तरह जो ये आपका आउटर पार्ट है, ये जो आपका आउटर पार्ट है वो आपका लिव ब्लेड कहलाएगा। ओके, और लैमिना भी कह सकते हैं उसको, ये लिव ब्लेड हो गया। ओके, उसी तरह ये जो मिडरिब हो गया, और ये जो है आपका वेन्स हो गया। तो अभी हमने लीव्स के पार्ट देखे, लीव्स का फंक्शन देखा, फोटोसिंथेसिस में इसका रोल होता है, और एक इसका फंक्शन होता है ट्रांसपीरेशन में रोल इसका होता है। कैसे, क्योंकि लीव्स में जो होते हैं स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमाटा में क्या होता है, गार्ड सेल होता है। तो गार्ड सेल की वजह से क्या होता है, स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। ओके, तो ओपन और क्लोज होने की वजह से जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो स्टोमाटा का जो डे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए वो ओपन होता है स्टोमाटा, इस तरह गार्ड सेल की तरह होता है। ओके, तो ये जैसे ही ओपन होगा वैसे ही जो है वाटर जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ओके, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। और सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो अपर पार्ट होता है प्लांट का, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां से आपको ट्रांसपीरेशन सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये आपका लीफ के बारे में था। नेक्स्ट है इसका जो फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस कराना होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें कि फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के द्वारा। लीव्स ही उसका किचन होता है, लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। और लीव्स की वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, तो ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड बनाने के लिए। ओके, और फूड कैसे बनाता है वो लोग, फूड जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले एयर से, कोई भी अगर प्लांट है तो वो क्या करेंगे, एयर से CO2 लेंगे, फिर जो रूट है उससे वाटर लेंगे, फिर सनलाइट लेंगे, सनलाइट से क्लोरोफिल लेंगे। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, और तो इस तरह जो प्रोसेस है वो आपका जो है फूड बनाता है, प्लांट जो है फूड बनाता है, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो होप कि आप लोगों को लीव्स के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्लांट को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स जिस, तो रूट ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि सॉइल के नीचे होता है। जैसे ये सॉइल है आपका हो गया, तो ये सॉइल जो है अंडरग्राउंड ऑफ द सॉइल होता है। ओके,
ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, एब्जॉर्ब कराता है वाटर एंड मिनरल्स को। रूट जो है प्लांट के लिए वाटर और मिनरल्स को रूट से एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर वाटर जो है एम्पल अमाउंट में रहते हैं और मिनरल्स भी होते हैं, तो ये दोनों को एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ रूट देखते हैं, कितने तरह के रूट हैं। 2 तरह के रूट होते हैं, एक टैप रूट, एक फाइब्रस रूट। अगर कोई भी जैसे एक मेन रूट से जो है आपका मेन रूट जो होता है वो आपका टैप रूट कहलाता है। अगर इसी मेन रूट से बहुत सारे जो एडवेंटिशियस जो ब्रांचेस निकले रहते हैं वो आपके एडवेंटिशियस रूट कहलाते हैं। ओके, जैसे आपका इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। टैप रूट क्या होता है, टैप रूट में ये जो टाइप्स ऑफ रूट में 2 टाइप हमने देखा है, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। ओके, सपोज एक रूट है आपका, सपोज ये आपका रूट हो गया, ठीक है, तो ये मेन रूट हो गया, यहाँ से इसी के जो है साइड साइड निकले हुए ब्रांचेस, तो ये आपका टैप रूट में आ जाएगा। ओके, टैप रूट में आ जाएगा। इसमें इसका एग्जांपल जो है कैरेट हो सकता है। ओके, और एडवेंटिशियस में रूट में क्या होता है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होते हैं। मेन रूट मतलब आप ग्रासेस वगैरह को देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस रहते हैं, इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। तो ये जो है कैटेगरी वो फाइब्रस रूट में आ जाएगा, और इसका एग्जाम्पल ग्रास हो जाएगा। यहाँ पर कैरेट आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, कैरेट में मेन रूट होता है। इसके बाद जैसे आपको यहाँ पर फाइब्रस रूट और हर्ब्स वगैरह में दिखेंगे, टैप रूट जो है लार्ज ट्रीज और सर्ब्स में दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग अभी फ्लावर के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अभी हमने रूट के बारे में पढ़ा, उसके बाद लीफ के बारे में पढ़ा, अभी हम जो है फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। स्टेम का ओवरऑल जो फंक्शन होता है केवल जो सपोर्ट का काम करता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है स्टेम। ओके, तो नेक्स्ट है ये फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है फ्लावर। ओके, फ्लावर की किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो है 2 तरह के पार्ट पाए जाते हैं, जो कि स्टेमन्स हो गया और एक पिस्टिल हो गया। तो पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आप देख पा रहे होगे ये जो है आपका स्टेमन हो गया। स्टेमन में क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन होते हैं, और ये आपका फिलामेंट हो गया है। ओके, ये आपका एंथर हो गया, इसको स्टेमन भी कह सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर टोटल जो है ये इसको स्टेमन कहेंगे, और ये इसका जो पार्ट है अपर पार्ट उसको एंथर, और ये जो है आपका फिलामेंट हो जाएगा। तो ये जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये जो है आपका स्टिग्मा हो जाएगा। उसके बाद ये स्टाइल है, और यहाँ पर आपकी ओवरी है। तो इस तरह जो है ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएगा, मतलब स्टेमन, सॉरी पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल कह सकते हो आप। तो इस तरह जो है फ्लावर का ओवरऑल आपने देखा, ये जो बाहरी पार्ट है इसको पेटल्स कहेंगे, और ये जो है आपका सेपल्स। ओके, सेपल्स पेटल। तो इस तरह हमने फ्लावर का पार्ट देखा। फ्लावर में टोटल कितने पार्ट होते हैं, जो है 4 पार्ट होते हैं। ओके, फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया कैलिक्स, दूसरा हो गया कैरकोरोला, उसके बाद तीसरा हो गया स्टेमन, चौथा हो गया पिस्टिल। तो कैलिक्स जो है जो अपर पार्ट होता है ग्रीनिश पार्ट, वो आपका कैलिक्स कहलाएगा। कोरोला जो है वो आपका पेटल्स कहलाता है। उसके बाद स्टेमन जो है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं। पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। तो इस तरह जो है ये दोनों जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, और ये दोनों जो है एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। प्लांट में यही 4 पार्ट होते हैं, जो कि जो कि रिप्रोडक्शन वगैरह 7 कंप्लीट होगा। मूव करते हैं चैप्टर 8 की ओर। 8 में क्या दिया हुआ, बॉडी मूवमेंट। अभी बॉडी से रिलेटेड जो जॉइंट्स वगैरह, जो बोन्स वगैरह से रिलेटेड इस चैप्टर में आपको डील करना है। तो इसका मूवमेंट किस लिए होता है, मूवमेंट जॉइंट्स के थ्रू, ऑब्वियस स्केलेटन के थ्रू होता है। तो एक जो है आपका स्केलेटन क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट जॉइंट्स हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, जिसमें जॉइंट्स जो है आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एनिमल जो है जैसे अर्थवर्म है, स्नेल्स है, कॉकरोच है, ये इनके पास भी जो है स्ट्रक्चर कुछ स्केलेटन होता है आपका।
तो किस तरह मूव करते हैं इसके बारे में ये चैप्टर डील करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बोन्स और कार्टिलेज जो है फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। कोई भी ह्यूमन बॉडी होता है, बोन्स और कार्टिलेज ये दोनों मिलकर एक डेफिनेट फ्रेम प्रोवाइड करता है जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या जैसे इंक्लूडेड होता है, पहला स्कल हो गया, बैकबोन हो गया, रिब्स हो गया, ब्रेस्ट बोन हो गया, शोल्डर बोन, हिप बोन्स एंड बोन्स ऑफ हैंड्स एंड हिप। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हो गया आपका हिप बोन, यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल आ जाएगा, ये आपका हैंड बोन हो गया, फिर इसके बाद ये आपका थाई बोन हो गया, ये स्कल हो गया। तो इस तरह जो है डेफिनेट आपके डिफरेंट स्कल से डिफरेंट स्केलेटन से मिलकर बना होता है आपका ह्यूमन टोटली स्केलेटन, जो कि एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। अभी हम लोग डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइवोट जॉइंट क्या होता है? पाइवोट जॉइंट जैसे कि इसमें क्या होता है, ये एक जो है रोटेट करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप नेक को, जो स्कल है वो आपके नेक से कनेक्ट होता है, तो नेक से कनेक्ट होता है तो वो क्या होता है, हेड को रोटेट करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होता है वो। तो ये जो है आपका पाइवोट जॉइंट कहलाता है। ओके, जैसे कि रेडियस अल्ना भी हो गया। ओके, बैकवर्ड एंड फोरआर्म जो है इसमें मूवमेंट होता है। उसके बाद जैसे कि एक ही एक्सिस पे अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो एल्बो जॉइंट्स और नी जॉइंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे पिक्चर से आपको आगे दिखेगा, ये जो है आपका पाइवोटल जॉइंट है अब में आ जाएगा। ओके, जैसे ये जो यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होगे, ये आपके यहाँ पर क्या होगा, उसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। मतलब एक जो है बॉडी आपका, एक जो है बॉडी फिक्स रहता है, लेकिन दूसरा जो बॉडी है वो आपका रोटेट कर सकता है। ओके, तो रोटेट कर सकता है, इसको पाइवोट जॉइंट के अंदर रहता आता है। उसके बाद हिंज जॉइंट क्या होता है, तो हिंज जॉइंट जिसमें कि बैक एंड फोर्थ जो है आप मूवमेंट कर सकते हो। ओके, ये जो है आपका हिंज जॉइंट में आ जाएगा। ओके, उसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, एक जो है आपका ऑर्गन बॉल की तरह काम करता है और एक सॉकेट की तरह, मतलब एक सॉकेट में बॉल को एडजस्ट करना होता है। तो बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, शोल्डर बोन। ओके, इसी तरह जो है आपका नी जॉइंट होता है। ओके, ये सारे जो है जॉइंट्स है, डिफरेंट जॉइंट्स है। बॉल एंड सॉकेट अभी हमने देखा कि एक जो है पार्शियल स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है और दूसरा जो है सॉकेट का काम करता है। इसमें हिप्स एंड आर्म्स दोनों आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो है हिप्स और ये दोनों जो है आपके इसमें आ जाएंगे। ओके, बॉल एंड सॉकेट में। तो इस तरह हमने समझा, पहला क्या समझा, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो स्कल एक जगह फिक्स रहता है एक बॉडी, और एक बॉडी जो है मूवमेंट का काम करती है, तो ये पाइवोट जॉइंट हो गया। उसी तरह हिंज जॉइंट देखा जिसमें कि बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन मूवमेंट होता है, तो हिंज जॉइंट में क्या क्या आ जाएगा, हिंज आ जाएगा और जैसे नी आ जाएगा, उसके बाद आपका ये हैंड वाला आ जाएगा। उसी तरह ये हमने शोल्डर जॉइंट के बारे में देखा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें कि आपका शोल्डर बोन आ जाएगा, उसके बाद ये हिप बोन्स आ जाएंगे जिसमें कि बॉल एंड सॉकेट की तरह मूव करते हैं। ओके, तो ये दोनों आपके सिमिलर हो गए, ये हिंज जॉइंट हो जाएंगे। उसी तरह ये और ये जो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गया। ओके, नेक्स्ट है एलिप्सॉइडल जॉइंट होता है, जो कि आपका जो फैलेंजेस जो हैंड है, जो हैंड से आप किस तरह मूव करते हो कार्पेल से के थ्रू, मतलब रिस्ट बोन को कैसे सर्कुलेट करते हो, कैसे मूव करते हो, वो एलिप्सॉइडल जॉइंट में आता है। ओके, तो इस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स हमने देख लिया। अब कौन सा एनिमल किस तरह जो है मूव करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिश जो है कैसे स्विम करता है, लूप्स फॉर्म करके। ओके, लूप्स फॉर्म करके दोनों साइड लूप का फॉर्मेशन करते हुए मूव करता है। स्नेक कैसे मूव करता है, वो भी लूपिंग का फॉर्मेशन करके करता है। उसके बाद जो है कॉकरोच कैसे मूव करता है, तो कॉकरोच का जो मूवमेंट है वो आउटर स्केलेटन के थ्रू होता है। ओके, इसके बाद जो है अर्थवर्म कैसे मूव करता है, तो अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव करता है। वो क्या करता है, पहले एक्सटेंड करेगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसके मसल्स में जो होता है उसकी वजह से उसका मूवमेंट होता है। स्नेल का मूवमेंट क्या होता है, मस्कुलर फूड की वजह से होता है। तो ये सारे जो है डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट थे। ये चैप्टर टोटल आपका मूवमेंट से रिलेटेड था। जॉइंट्स के बारे में हमने देखा। ओके, तो ये सारा जो चैप्टर है आपका 8th चैप्टर फिनिश हुआ। अभी यहाँ पे हमने देखा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स थे, फिर नी जॉइंट्स थे, हिंज जॉइंट थे। हिंज जॉइंट में आपका आर्म जो है और वो नी जो है वो दोनों आ जाएंगे। उसके बाद ये पाइवोटल जॉइंट आ जाएगा, फिर एलिप्सॉइडल जॉइंट हमने देखा। तो इस तरह जो है डिफरेंट काइंड्स के जॉइंट्स देखे, किस तरह जो है कौन सा एनिमल मूव करता है वो भी हमने देखा।
मूव करते हैं चैप्टर 9th एंड 10th, जो कि अभी क्लास 6 का चैप्टर 9 10th है। अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 9th में चैप्टर का नाम है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। 10th चैप्टर का नाम है मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो मूव करते हैं 9th चैप्टर की ओर। इसमें जो टॉपिक है हैबिटेट एडेप्टेशन के बारे में। हैबिटेट क्या होता है, कहीं भी जो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास का जो एरिया है वो कहाँ रह रहा है तो वो उसका हैबिटेट हो गया। कि हैबिटेट किसी भी तरह का हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, लैंड हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है। अलग अलग तरह के हैबिटेट होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे। ये एक्वाटिक हैबिटेट हम इन्हें देखेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ऑर्गेनिज्म किस तरह जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका एक्सक्रीशन प्रोसेस। चैप्टर 9 में तो अब ये चैप्टर 9 का जो है नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि वो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसके पास कैपेसिटी होती है ग्रो करने की, मेटाबोलाइज मतलब वो खाना जो खाता है उसमें मेटाबोलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है कोई भी स्टिमुलाई है, सपोज किसी एंट ने काट दिया किसी भी ऑर्गेनिज्म में, या फिर किसी भी बाहरी तरीके से स्टिमुलेटर से अटैक कराया जा रहा है, तो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकता है। वो उसका कैपेबिलिटी होता है, अडेप्ट कर सकता है किसी भी इन्वायरमेंट में, रेस्पायर करने का उसके पास कैपेसिटी होता है, मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, और उसको फूड चाहिए होता है। एक्सक्रेशन भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरह जो है हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या किस तरह जो है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मूव करते हैं अगले ये की ओर। लिविंग कंपोनेंट क्या होता है। लिविंग कंपोनेंट मतलब वैसे कंपोनेंट जो कि लिविंग ये को इंक्लूड करते हैं। ओके, तो लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट भी कह सकते हैं। इसके अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं, इसको एबायोटिक कंपोनेंट भी कह सकते हैं, और इसमें एयर, वाटर, रॉक्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि नॉन लिविंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होती हैं। और इसके बाद वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों से मिले, तो बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ओके, प्लांट का जो एनिमल जो है वो लैंड पर रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो एक्वेटिक में रहते हैं उसको, जो वाटर में रहते हैं उसको एक्वेटिक कहते हैं। लैंड में रहने वाले जो एनिमल हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड में रह सकते हैं, डेजर्ट में, ग्रासलैंड, माउंटेन, कोस्टल रीजन, ये सारे जो हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल कहलाएंगे। और वैसे एनिमल जो कि वाटर में रहना पसंद करते हैं उसको एक्वेटिक कह सकते हैं। एक्वेटिक में क्या कहा जाएगा, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, स्वैम्प्स, ओशन, ये सारे जो हैं एक्वेटिक हैबिटेट में आ जाएंगे। एक्वेटिक के हैबिटेट में क्या क्या जैसे फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिज्म है वो भी कंसिडर किए जाएंगे। जैसे फ्रेश वाटर में क्या क्या है, आपका रिवर हो, पोंड हो, मैराइन हो, सी है। ओके, ये सारे जो है आपकी लिविंग एक्वेटिक हैबिटेट। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में हमने लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, किस तरह जो है हम लोग पहचान पाएंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, नॉन बायोटिक, एबायोटिक। तो एबायोटिक में नॉन लिविंग बींग आता है, एबायोटिक में लिविंग बींग्स आते हैं। जो हैबिटेट होते हैं वो हैबिटेट किस तरह के हो सकते हैं, हैबिटेट जो है आपके टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और उसके बाद एक्वेटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल में आपका क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, कोस्टल। उसके बाद जो है आपका एक्वेटिक में क्या क्या आ जाएगा, फ्रेश वाटर में आ जाएगा। उसके बाद रिवर, पॉन्ड, मैराइन, सी, ये सारे जो है आपके। तो इस तरह जो है आपका चैप्टर 9 फिनिश हो गया। अब हम लोग चैप्टर 10 की ओर मूव कर रहे हैं। चैप्टर 10 का नाम है आपका मोशन एंड मेजरमेंट। यहाँ पर मोशन से रिलेटेड और मेजरमेंट से रिलेटेड हम लोग डील करेंगे। मोशन क्या होता है, कोई भी एक बॉडी का स्टेट जो होता है, स्टेट ऑफ कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो उसमें क्या हो, उसमें मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही बॉडी जो है समय के साथ, टाइम के साथ अगर ये यहाँ पर मूव करती है, तो टाइम जब चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको मोशन में कह सकते हो। ओके, तो कोई भी रोलिंग पेन है तो वो जो है मोशन में कहलाएगी फॉर एग्जांपल। ओके, नॉन स्टैंडर्ड मेज़र क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड ऐसे मेज़र्स होते हैं जिसमें आपका लेंथ ऑफ स्टेप्स, आर्मर, मतलब वैसे मेज़रमेंट के जो क्राइटेरिया जिस पर कि पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब रिलायबल नहीं होता और वो एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं देता है। इसीलिए डिस्टेंस और मेज़र दैट इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल। ओके, वो कभी जैसे सपोज़ आपने सिंपली जो है आर्म्स का इस्तेमाल किया, तो डिपेंड करता है कि किसी का आर्म्स बड़ा छोटा हो सकता है, तो आर्म्स के इस्तेमाल पे आप किसी का मेज़रमेंट जो है आपका डेफिनिट मेज़रमेंट नहीं होगा। स्टैंडर्ड मेज़रमेंट मतलब ऐसे मेज़रमेंट जिसमें कि
जो कि सेम रहे हर जगह। आप एक मीटर का इस्तेमाल कर रहे हो, जो स्केल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो स्केल में जो जितने सेंटीमीटर दिए होंगे वो ऑल ओवर द सेम होंगे, उसका हाइट, उसका वेट, मतलब सारे कुछ ही सेम हो जाएगा उसका जो मेज़रमेंट है। अगर सपोज़ 15 सेंटीमीटर आपने मेज़र किया है स्केल से, तो वो चीज़ सारी चीज़ें कहीं भी जाओगे तो वो 15 सेंटीमीटर ही हो गए। तो ये जो रिलायबल है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मेजर्स कहते हैं। ओके, दो तरह के मेज़रमेंट्स के बेसिस पे दो तरह के हमने देखे, एक नॉन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड में आपको आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, इस तरह का जो इस्तेमाल होता है वो आपके नॉन स्टैंडर्ड में। हमने मोशन के बारे में देखा, जो भी कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं है, अगर वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज करिए तो वो मोशन में। ओके, मीटर्स को अब हम लोग देखेंगे किस तरह जो है मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो मीटर्स के रूप में, मीटर क्या होता है, तो ऐसा यूनिट होता है लेंथ का। तो लेंथ को 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। इसी तरह लार्ज डिस्टेंस को अगर मेज़र करना है तो हम लोग किलोमीटर में मेज़र करते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ओके, अगर कर्व लाइन है, ये तो अभी हम लोग किसी भी जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट कुछ भी चीज़ है तो उसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट कर्व लाइन, तो कर्व लाइन को मेज़र करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कोई भी स्ट्रिंग का या थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें जैसे माने हमने एक थ्रेड लिया, उसके कोई भी एक, ये कर्व लाइन है, सपोज़ ये कर्व लाइन है, तो आपने एक थ्रेड का इस्तेमाल किया, तो आप ये पहले नोट को यहाँ पर रखोगे, फिर लास्ट नोट को आप यहाँ पर रखोगे, फिर उसको स्ट्रेट करके आप देख लोगे कि कितना सेंटीमीटर जो है उसका लेंथ है। तो इस तरह जो है कर्व लाइन को मेज़र करने का ये एक तरीका है। ओके, तो ये प्रोसेस आपको वहीं पर दिया हुआ है कि मीटर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में पहले थ्रेड का इस्तेमाल करके नॉट बांध लेंगे, फिर वहाँ से इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाएंगे, फिर उसके बाद उसको मीटर स्केल पर मेज़र कर लेंगे। इस तरफ ओवरऑल जो है डिस्टेंस हम लोग ये कर लेंगे। जब बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में पाथ मूव करती है, कोई भी एक बॉडी है अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और अगर जो है अपने ही राउंड पे, अपने ही एक्सिस पे मूव करे उसको रोटेशनल मूवमेंट कहेंगे। ओके, और जब जो है एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, कोई भी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, तो वो जो है आपका सर्कुलर मोशन कहलाता है। ओके, तो इस तरह जो है आपके ये सब काइंड्स ऑफ मोशन थे। नेक्स्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रही है ऑसिलेटिंग, जैसे बैक एंड फोर्थ, मतलब यहाँ पर जा रही है, आप यहाँ पर वापस आ रही है, तो इस तरह जो बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट हो रहा है वो आपका ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ओके, और नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक मोशन। क्या होता है, तो पीरियोडिक मोशन जब वो रिपीट करती है, एक रेगुलर इंटरवल पे वो रिपीट कर रही है, जैसे कि आप ऑसिलेटरी मोशन ही जो है आगे जाके आपको पीरियोडिक मोशन में, जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन में और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या हो सकता है आपका, ऑसिलेटरी मोशन में ये आपका एक जगह से जा रही है, फिर उसी वापस आ रही है, मीन जगह से चेंज हो रही है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल, मतलब एक टाइम, फिक्स टाइम के बाद जो है वो आपका जैसे 15 सेकेंड्स है तो 15 सेकेंड्स पे बैक एंड मीन पोजीशन पे इतना आएगी, फिर वो उसको वापस जाएगी, तो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसको पीरियोडिक बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 10 के बारे में। ओवरऑल हमने क्या जाना, मोशन के काइंड के बारे में जाना, किस तरह जो है मेज़रमेंट करते हैं उसके बारे में हमने देखा, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड के बारे में देखा, मीटर जो है अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसको कैसे मेज़र करते हैं, फिर कर्व लाइन है उसको कैसे मेज़र करते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्केल और जो स्टैंडर्ड मेज़र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्व लाइन के लिए हम लोग थ्रेड को नोट बांधकर उस तरह जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे जो है आपके प्रोसेस है। मूव करते हैं चैप्टर 11 की ओर। चैप्टर 11 का नाम क्या है, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो लाइट क्या होता है, लाइट मतलब जो है दो तरह के डिपेंड करते हैं। एक जो लाइट एमिट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइट एमिट कर रहा है तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अगर लाइट एमिट नहीं कर रहा है तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, तो इस तरह जो है तीन तरह के बॉडी जो होते हैं, एक ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ओपेक वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके कि आर पार जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसका एग्जांपल वुड हो सकता है। वुड के अगर उसके ट्रांसपेरेंट, वो अपने आप से जो है लाइट को अलाउ नहीं करता है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट आ रही है तो इधर अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसी तरह ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वो पूरी तरीके से लाइट, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो आप क्या करोगे कि उसके थ्रू वो अपने आपके थ्रू लाइट अलाउ कर देता है पास होने के लिए, तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। और वैसे ऑब्जेक्ट जो कि सपोज़ यहाँ पर आप पेपर लिया है आप, तो पेपर में क्या होता है,
आप उसमें ऑयल डाल दोगे तो उसको ट्रांसलूसेंट हो जाता है। वैसे ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से अलाउ नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट अलाउ करते हैं, तो वो ट्रांसलूसेंट के कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो ये था आपका लाइट के बारे में। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस के बारे में हमने देखा। अभी हम देखने वाले हैं शैडो के बारे में। शैडो क्या होता है? शैडो जो है कब बनता है? जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, सपोज़ यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये आपके एनसीईआरटी की इमेज है, आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कि ये जो है यहाँ पर अगर इस जो है इमेज के थ्रू अगर ऑब्जेक्ट लाइट पास किया जा रहा है, तो यहाँ पर लाइट पास नहीं होकर उसका जो है शैडो बन रहा है। तो ये जो है ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से शैडो जो बनता है वो उसी ऑब्जेक्ट का होता है, तो इसको शैडो कहते हैं। ओके, कभी भी कोई लाइट जो है ओपेक ऑब्जेक्ट से पास कर रही है तो वो एक शैडो बनाती है। ओके, सेम उसी ऑब्जेक्ट का। तो ये आपका शैडो के बारे में था। नेक्स्ट है पिनहोल कैमरा। क्या होता है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इमेजेस में ये सारे जो हैं आपके पिनहोल कैमराज हैं। पिनहोल कैमरा कैसे बनता है? कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल दैट कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लाइट पासेस। तो जो है कोई भी लीफ जो होते हैं, अब सन जो है रेज डायरेक्ट आ रहा है, तो अब प्लांट में क्या होता है, बहुत सारे लीव्स होते हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता है। तो स्पेस की वजह से क्या होता है, जो लाइट का जो है कैमरा टाइप में आपको जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये आप देख पा रहे होगे, इसी को पिनहोल कैमरा कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है चैप्टर 11 था, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। अब हम लोग देखते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। लास्ट पॉइंट रह गया चैप्टर 11 का, मिरर एंड रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन मतलब वही होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट पे लाइट जा रही है, वहाँ से वो स्कैटर्ड होकर वापस उसी दूसरे डायरेक्शन में रिवर्ट कर रही है। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ से ऑब्जेक्ट पर इस पर हमने लाइट किया तो क्या हो रही है, रिवर्ट बैक हो रही है, मतलब वापस से दूसरे डायरेक्शन से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको रिफ्लेक्शन को कहते हैं। ओके, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन था। ओके, लाइट क्या होती है, ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी दिया गया है कि आप जब है कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर स्ट्रेट लाइन में लाइट को देखते हो, कैंडल सपोज यहाँ पर जला दिया, तो स्ट्रेटली देखोगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर इसी को कर्व करके देख लिया तो लाइट आप नहीं देख पाओगे। तो इससे पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो नेक्स्ट है आपका 12th चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी सर्कल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कोई भी जो वर्क होता है उसको पॉसिबल बना लेता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? होम्स में, रोड्स में, वो ऑफिसेस, मार्केट्स, फैक्ट्रीज एंड सनसेट, ये सब जो होता है, मतलब लाइट का इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। इवन जब सनसेट हो जाता है जैसे कि तभी हम लोग लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत हेल्पफुल होता है, कभी भी हम लोगों के वर्क में रुकावटें नहीं आती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और पावर स्टेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। कैसे लाइटें जो है प्रोवाइड होती है? तो पावर स्टेशन के थ्रू। इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? आप सेल के इमेज देख पा रहे होगे। एक जो जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर, रेडियोज़, कैमरा से, मेनी अदर डिवाइसेस। ये सारे डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक सेल, इसमें दो तरह के टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल देख पा रहे होगे, ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव है। तो इस तरह दो तरह से टर्मिनल होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किल कैसे बनाया जा सकता है? तो दो तरह के, जैसे क्लोज सर्किट होते हैं, एक ओपन सर्किट होता है। तो क्लोज सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल मतलब ज्वाइन करना होगा। वायर को ज्वाइन करने के बाद आप जो है बल्ब से कनेक्ट कर लोगे, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। तो एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सकते हो। इस तरह जो है हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? एक ऐसा स्विच जो कि जैसे कि अगर ऑन रहे, अगर स्विच को कनेक्ट कर दिया जाए तो लाइट फ्लो करने लगी, इलेक्ट्रिसिटी। अगर स्विच ऑफ रहे तो फ्लो बंद हो जाएगा। तो एक ऐसा स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स और सर्किट और कंप्लीट्स इट। अगर ब्रेक हो जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्लो होना बंद हो जाएगा। अगर कंटिन्यू रहता है तो वो इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है। स्विच का इस्तेमाल कैसे किया जाता है?
स्विच जो है यूज़ किया जाता है लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, अदर डिवाइसेस, फिर होमवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर और जो है कुछ और डिज़ाइंस वगैरह कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक स्विच ऑन है तो करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑफ है तो करंट स्टॉप से है। स्विच ऑन है इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है, ओके। और ऑफ है तो इसका मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है। अभी हम लोग देखेंगे सर्किट कैसे बनता है। तो नेक्स्ट है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर मतलब वैसे मटेरियल जो कि खुद के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक जो है करंट फ्लो होने देते हैं, वह उसको कंडक्टर कह लेते हैं। इसके एग्जांपल आपके मेटल्स, लेड और पेंसिल, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद वैसे मटेरियल जो कि खुद के द्वारा लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, उसको इंसुलेटर कहते हैं। प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये जो है आपका सर्किट है। सर्किट कैसे बनता है, कोई भी आप जो है एक वायर ले लो, उसमें जो है सेल कनेक्ट कर दो, तो सेल के पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल जो भी बल्ब होगा उसमें उसको कनेक्ट करना है। तो ये जो है आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किल का एक फॉर्मेशन होता है। तो ये ओवरऑल था आपका चैप्टर 11। चैप्टर 12 के बारे में मूव करते हैं चैप्टर 13 के बारे में। 13 में क्या है, 13 में हम लोग मैग्नेट्स के बारे में देखेंगे। हम लोग इसमें है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में क्या होता है, आयरन होता है। मैग्नेटाइट, मैग्नीशिया एक जो टर्म है उससे लेकर ये किया गया है, निकाला गया है। दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपका जो है मैग्नेटाइट आ जाएगा, और जो है नेचुरल मैग्नेटाइट का ही इस्तेमाल करके बहुत अलग अलग तरीके के जो है मैग्नेट बनाए जाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल कहलाते हैं, ओके। आर्टिफिशियल में आपका ये सारे जो है आर्टिफिशियल के एग्जांपल हैं, जिसमें बार मैग्नेट हो जाएगा, जो है हॉर्स शेप्ड मैग्नेट हो जाएगा। उसके बाद सिलिंड्रिकल और जो बॉल शेप्ड है वो आपका जो है जो आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत आता है। मूव करते हैं दो के काइंड्स ऑफ मैग्नेट कैसे होते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है मैग्नेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब होता है वैसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ जो है अट्रैक्ट हो, ओके, वो अट्रैक्टेड फील हो, अट्रैक्टेड हो जाए, उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एग्जांपल है आयरन, निकल, कोबाल्ट, एल्निको। ये जो है एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट का जो है कॉम्बिनेशन होता है, इसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, ओके। जिसके की पास जो है प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन के लिए, ओके। नेक्स्ट है वैसे मटेरियल जो कि अट्रैक्ट नहीं होता है। कोई भी मैग्नेट अगर उसके सामने रखा जाए तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब वो नॉन मैग्नेटिक आता है, ओके। वुड्स वगैरह जो है उसमें आ जाएंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में देखते हैं। कोई भी जो मैग्नेट हो उसमें दो तरह के पोल होते हैं, एक साउथ होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। तो अगर जैसे कोई भी एक मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर सेम पोल एक तरह रखा जाए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर उसका अपोजिट पोल सामने सामने रखा जाए, सपोज़ ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ रख दिया जाए और यहाँ पर साउथ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को से चिपकने की कोशिश करेंगे, तो इसको चुंबक कहते हैं, ओके। और ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाता है, ओके। तो इस तरह जो है सेम पोल जो है, इसका जो मेन इसका जो है कथन कहने का मतलब ये कि अगर सेम पोल है तो सेम पोल जो है रिपेल करेंगे, और अपोजिट है, अपोजिट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह जो है पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में हमने देखा। सपोज़ यहाँ पर अगर आयरन वगैरह यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आयरन जो है बहुत ज़्यादा आयरन वहाँ पर अट्रैक्टेड है, तो वो जो है आयरन फिलिंग्स है। इस तरह जो पता चलता है कि जो आयरन्स होता है उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और वो मैग्नेट की तरफ जो है अट्रैक्ट हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हम लोग किस तरह जो डायरेक्शन पता कर सकते हैं। मैग्नेट के बेसिस पे हम लोग डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। जैसे कि वो जनरली जो होता है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी थ्रेड से अगर एक मैग्नेट को हैंग कर दिया जा रहा है तो वो स्लाइटली नॉर्थ, अपवर्ड एंड साउथ की तरह डायरेक्शन शो करते हैं। तो ये जो है डायरेक्शन का भी पता करते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक मटेरियल जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देते हैं, तो इस तरह डायरेक्शन भी हम लोग पता कर सकते हैं।
तो यही था ओवरऑल आपका चैप्टर 13 में, जिसमें हमने देखा कि मैग्नेट के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, कितने तरह के पोल्स होते हैं, पोल्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैग्नेटिक के अट्रैक्शन के बेसिस पे मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद ये जो है आपका आगे का जो पावर, कुकिंग, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, ये सारी चीज़ों में जो है हम लोग वाटर यूटिलाइज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि डेली लाइफ में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारी बॉडी भी जो होती है 70% वाटर कंटेन करती है, और वो जो कि एसेंशियल है। वाटर के बिना जो है लाइफ का एग्जिस्टेंस जो है इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है ओवरऑल जो अगर हम लोग कंसीडर करें अर्थ के बेसिस पे, तो कितना जो परसेंट है वाटर अवेलेबल है। सपोज 71% जो है वाटर अवेलेबल है, वो जो है पूरा 71% से कवर है, लेकिन जो वाटर अमाउंट जो अवेलेबल है वो आपका कितना है, 3% केवल फ्रेश वाटर है। टोटल 71% में आपका 2/3 पार्ट समझ लो जो है 71% जो है आपका वाटर है, फिल्ड है अर्थ का, ओके। बट जो है 3% ही वाटर अवेलेबल है, उसमें से भी 97% जो है आपका ओशन है, सीज़ है, 3% फ्रेश वाटर है। उस 3% फ्रेश वाटर में अगर हम लोग देखा जाए तो अगर उसको 100% अगर कंसीडर किया जाए तो 30% जो है आपका ग्राउंड वाटर आ जाएगा। उसके बाद 69% जो है आपका ग्लेशियर वगैरह जो है वो सब आ जाएंगे, और 1% जो है वो आपका, सपोज़ 1% जो वाटर है उसमें भी इतना परसेंट केवल है जो बाथिंग वॉशिंग में चला जाता है, और इतना परसेंट जो है अवेलेबल है, केवल 1% जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको समझ लो कि ये आपका टोटल एक बकेट है, उसका बकेट का एक मग वाटर जो है वो आपका 30% हो गया। उसके बाद 69% जो है ये 69% हो गया। उसके बाद 30% आप एक ग्लास ले लो, ग्लास का एक स्पून ले लो, तो स्पून के अमाउंट के बराबर जो है वाटर हमारे पीने के लिए अवेलेबल है। समझ लीजिए कितना लेस अमाउंट अवेलेबल है हमारे फ्रेश वाटर, जो पोर्टेबल वाटर होता है। पीने वाला वाटर को क्या कहते हैं, पोर्टेबल कहते हैं, जो कि पानी पीने योग्य हो, ओके। वाटर फ्रॉम ओशन, वाटर के कितने तरह के हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं, किस स्टेट में हो सकते हैं, 3 स्टेट्स देखते हैं, लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड। लिक्विड में मतलब ड्रिंकिंग वाटर आता है, गैसेस में जो कि वाटर वेपर के फॉर्म में बन जाते हैं, और एक आइस होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये स्टेट था वाटर का। नेक्स्ट है टॉपिक आपका वाटर साइकिल क्या होता है। तो अभी हमने स्टेट्स के बारे में बात किया था। इसमें वाटर साइकिल में प्रोसेस में क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और प्रेसिपिटेशन होता है, ओके। तो जो है आपका पहला जो है वाष्पीकरण। अगर आप एक बीकर लेते हो, इसमें बॉयल वाटर करोगे तो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में ऊपर की ओर चला जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या है, इवेपोरेशन बोलते हैं। अगर सपोज़ इसी जो बीकर है आपका, यही जो बीकर है, आपने वाटर बॉईल किया है, लेकिन आपने वहाँ पर एक पैन रख दिया, तो वहाँ पर एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है वाटर स्टोर हो जाएगा, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, ओके। ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो वाटर जो है वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर कंडेंसेशन होगा, ओके। और वहीं जो है वापस जो लिक्विड स्टेट में चेंज होकर वापस रिटर्न हो जाए तो आपका प्रेसिपिटेशन कहलाता है, ओके। तो ये सारे थे आपके वाटर साइकिल के प्रोसेस। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जब प्लांट का जो है अपर पार्ट जो है, जैसे कि लीफ हो गया, वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, जब स्टोमाटा ओपन होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका इसी वाटर जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों को हैज़र्ड्स, नेचुरल हैज़र्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें पहला जो है फ्लड है। फ्लड क्या होता है, उसको बाढ़ कहते हैं। फ्लड से क्या होता है, वो एक्सेस रेनफॉल होता है, जिसमें कि वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर लेवल जो है इंक्रीज़ कर जाता है, और इससे जो है रिवर, पॉन्ड, ये सब जो है उसकी वाटर बॉडीज़ का जो है वाटर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे कि वो लैंड सरफेस पर आ जाती है और बहुत सारे डैमेज को काउज़ करती है। इससे डोमेस्टिक लाइफ भी जो है ये अफेक्ट होती है, और इसका जो एक्सेस जो ओवर इसकी वजह से काउज़ होता है फ्लड को, ओके। इसकी वजह से
बाढ़ का जो है वो रीज़न जो है वो बढ़ जाता है। ओके, पानी का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, उसमें पानी का लेवल, तो पानी एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, लैंड सरफेस पे आएंगे, और लैंड सरफेस पे आएंगे तो वहाँ पे हाउस होल्ड होती है, बहुत सारी डोमेस्टिक लाइफ जो होती है वो अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट जो नेचुरल हज़ार्ड है उसमें ड्राउट आता है। तो ड्राउट को क्या बोलते हैं, ड्राउट में क्या होता है, आपका जो वाटर बॉडीज़ होती है इसमें जो ऑलरेडी ग्राउंड वाटर है उसका लेवल ही डिक्रीज़ कर जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है, रेनफॉल बिल्कुल न के बराबर होता है उसमें, तो उसकी वजह से ग्राउंड लेवल जो है, वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, और सॉइल जो होते हैं वो पूरे ड्राई हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो है फूड एंड वाटर का सप्लाई जो है बहुत लेस हो जाता है, जो है एग्रीकल्चर भी अफेक्टेड होती है इसकी वजह से। तो इस कंडीशन को ड्राउट कहते हैं। ओके, सूखा पड़ना। ओके, तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो वाटर, वैसे वाटर जो कि अंडरग्राउंड है, जैसे ग्राउंड के नीचे जो वाटर होते हैं वो उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। वाटर लेवल क्या होता है, कोई भी वाटर बॉडीज़ होती है, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, स्टोरेज टैंक हो गया, डैम्स हो गए, तो उसमें जितना अमाउंट वाटर रहना चाहिए उससे अगर एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब जो है वो वाटर लेवल कहला रहा है। ओके, पानी की सतह मतलब कितना जो है उसका लेवल है वाटर का, अगर उसमें डिक्रीज़ हो रहा है तो वो डिक्रीज़ हो गया, अगर बढ़ जाता है, जनरली फ्लड में क्या होता है, वाटर लेवल जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वाटर सिपिंग इनटू द सॉइल आफ्टर फॉलिंग ऑनटू द, जैसे सपोज़ यहाँ पर सॉइल का लेयर है आपका, आप वहाँ पर वाटर इरीगेट कर रहे हो, वाटर डाल रहे हो, स्प्रिंकल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, वाटर जो है सिप करके नीचे वाटर लेवल में, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो इसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्वीफायर्स। क्या होता है, इसको हिंदी में जलवायु स्तर बोलते हैं। एक्वीफायर्स क्या होता है, अंडरग्राउंड लेयर होता है परमिएबल रॉक का, जिसमें कि वाटर होता है और वो क्या होता है, सरफेस से शिफ्ट होता है। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट टॉपिक, आपका इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, जल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो वाटर मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव होता है और इसका वाटर का जो इस्तेमाल होता है उसको केयरफुली किया जाता है। वाटर किस तरह मैनेज किया जा सकता है, एक ड्रिप इरिगेशन की वजह से, और एक सेकेंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ड्रिप इरिगेशन मतलब ट्यूब्स वगैरह का इस्तेमाल करके जो है वाटर को स्प्रिंकल करना, वाटर को सब जगह पहुंचाना, हर एक सॉइल के लेवल तक। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब बारिश होती है, आपकी वर्षा होती है, उसी के जल को संग्रहित करने के प्रोसेस को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ वो रेन वाटर इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर कंजर्वेशन एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वाटर कंजर्वेशन क्यों किया जाना चाहिए, तो इसलिए किया जाना चाहिए, ऑलरेडी बहुत लेस अमाउंट जो है वाटर जो है ड्रिंकेबल है, जो पोर्टेबल वाटर होता है, तो इसलिए हम लोगों को वाटर स्कार्सिटी का सामना ना करना पड़े, इसलिए वाटर कंजर्व करने की आवश्यकता है। तो वाटर कंजर्व किस तरह किया जा सकता है, हम लोग वाटर जो गार्डनिंग वगैरह जो होती है उसमें जो वाटर इस्तेमाल करें, जो ऑलरेडी वॉशेबल वेजिटेबल्स को, उसको जो बचा हुआ पानी होता है वॉश करने के बाद, किचन जो वाटर का जो बचा हुआ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं गार्डनिंग वगैरह के लिए। जो ऑलरेडी जो जहाँ भी संभावना है, ब्रश करते टाइम मग का इस्तेमाल करें, टैप रनिंग वाटर ना का उसको छोड़ें, इस तरह जो है हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग जो हाउस पाइप होता है, अगर क्लीनिंग करना है तो हाउस पाइप का इस्तेमाल ना करके हम लोग डायरेक्ट बकेट का इस्तेमाल करें, तो ये जो है प्रोसेस है आपके वाटर कंजर्वेशन के। ओके, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर 15 पर हम लोग पढ़ते हैं एयर अराउंड अस। हमारे आसपास का जो वातावरण जो होता है उसमें एयर फील्ड होते हैं। तो एयर क्या होता है, इनविजिबल गैसेस मटेरियल होते हैं जो कि कंपोज के बहुत सारे ऑक्सीजन्स, बहुत सारे नाइट्रोजन्स और बहुत सारे डिफरेंट गैसेस से कंपोज होते हैं। लेयर जो होता है हम लोगों का क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसमें बहुत सारे एयर कंटेंट होते हैं, तो उसको एटमॉस्फेयर करते हैं। और एटमॉस्फेयर में कितने सारे लेयर होते हैं, एक ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया। ट्रोपोस्फेयर जो पहला लेयर हो गया,
स्ट्रेटोस्फीयर जो कि ट्रोपोस्फीयर के बाद आता है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। इसमें ज़्यादातर फ्लाइट वगैरह जो है वो रन की जाती है। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर, इसको कोल्ड कोल्ड लेयर भी कहते हैं। यहाँ पर तापमान जो होता है वो बहुत कम होता है। ओके, मेसोस्फीयर में। उसके बाद जो है आपका सबसे ज़्यादा थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर होता है। ओके, थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर, मतलब सबसे जो बाह्य जो बाहरी जो आपका स्फीयर होता है उसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। ओके, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह लेयर्स ऑफ हमने एयर के बारे में पढ़ा। हमारे चारों ओर की हवा जो होती है वो ब्लैंकेट के बारे में पढ़ा, जो कि एटमॉस्फेयर हमने बात की कि हमारे आसपास का जो एक तरह से सराउंड्स करता है, एक लेयर फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, ब्लैंकेट ऑफ एयर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एयर को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं। एयर के में कौन कौन से गैसेस पाए जा सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर एंड बहुत सारे डस्ट वगैरह भी पार्टिकल्स होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग गैसेस भी हो सकते हैं। ओके, एयर का जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है 78% होता है, 21 होता है, 0.3% होता है आपका। तो इस तरह जो है अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा एम्पल अमाउंट में जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है आपका जो लाइफ होता है अर्थ पर वो किस पर डिपेंड करती है? एटमॉस्फेयर पे। ऑब्वियस है ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एक्वेटिक स्पीसीज जो होती है वो किस तरह जो है ब्रीथ करती है? तो डिज़ोल्व एयर की वजह से, डिज़ोल्व एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं, उसकी वजह से वो ब्रीथ कर पाती है। हम लोग जो है लैंड सरफेस पे जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसका जो यूटिलाइजेशन करते हैं। प्लांट और एनिमल्स किस तरह डिपेंडेंट है? वो एक्सचेंज ऑफ एयर करते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो है वो CO2 देता है, और जो प्लांट है उसका यूटिलाइज़ करके अपना फूड बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है प्लांट ऑक्सीजन का रिलीज़ करते हैं, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स। ओके, तो इस तरह जो है एक्सचेंज ऑफ एयर होता है। कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं? तो आपके कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर में जो है आपके जो कि एयर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कैसे कैसे गैसेज होते हैं। 78% बात की हमने, 21% एंड 1% जो है आपका CO2 होता है। उस 1% में भी बहुत सारे गैसेज होते हैं। ओके, तो लास्टली जो इम्पोर्टेंट रह गया है आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर क्या होता है? तो एयर का इम्पोर्टेंस बॉन्डिंग के लिए जो है मस्ट होता है एयर। फिर इसके बाद ब्रीदिंग, जो प्लांट्स होते हैं वो भी एयर रिक्वायर करते हैं जी, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ही वो लोग CO2 ये करते हैं, कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स जो है फ्लाई करने के लिए एयर का इस्तेमाल करती है। फिर इसके बाद जो एयर प्रेशर जो होता है, जो प्लेन्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी ऊपर की ओर जाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इस तरह जो है विंड जो है वो मूविंग एयर को विंड कहते हैं। तो विंड मिल वगैरह जो है उसमें भी एयर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इस तरह तो जो है हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एयर देखा। ओके, वाटर एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो एयर पॉल्यूशन जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसी के चैप्टर के अंतर्गत आता है, और एयर पॉल्यूशन नहीं किया जाना चाहिए। उसमें एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे डस्ट जो मोटर व्हीकल्स है वो सब का इस्तेमाल से ज़्यादातर जो है एयर पॉल्यूशन होता है, तो उसको लेस किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर आपका, ये लास्ट है आपका चैप्टर का नाम है आपका गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ओके, तो ये आपका क्लास 6 का चैप्टर 16 है। ओके, ये आपका लास्ट चैप्टर है, और हम लोगों का क्लास 6 का इसी तरह हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। आने वाले क्लासेस में हम लोग चैप्टर 7 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं। गार्बेज इन और गार्बेज आउट का मतलब क्या है? गार्बेज इन जो है हम लोगों के वेस्ट के से रिलेटेड बात की गई है। तो जो वेस्टेज होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट जो होता है वो डिफरेंट सोर्स के बेसिस पे होते हैं। एक डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। डोमेस्टिक मतलब जो हम लोग जनरली हाउस होल्ड जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो घर से निकले हुए कचड़े जो होते हैं, किचन वेस्ट, मतलब जो भी जनरली डेली लाइफ में इस्तेमाल की जाने वाली वेस्ट होते हैं उसको डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। ओके,
इंडस्ट्रियल वेस्ट वैसे वेस्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं और हेल्थ को अफेक्ट करने वाले भी हो सकते हैं। एग्जांपल आपके स्मोक ऐश, फ्लाई ऐश, उसके बाद ग्लास, प्लास्टिक्स, ये सारे जो हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट कहलाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल वगैरह का इस्तेमाल होता है। ओके, आयरन, स्टील्स, ये सब सारे जो हैं आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट में आएंगे। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब जो कि एग्रीकल्चर से रिलीज़ होता है, जैसे कि हस्क हो गया, ड्राइड स्टेम्स हो गया, एनिमल मैन्योर, समटाइम टॉक्सिक, कभी कभी क्या होता है ये सब भी टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कमर्शियल वेस्ट। क्या होता है कमर्शियल? वैसे वेस्ट जो कि मॉल्स से, शॉप, होटल्स वगैरह से रिलीज़ किए जाते हैं। ओके, लास्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब जो कि हॉस्पिटल और क्लिनिकल और मेडिकल से सेंटर से रिलीज़ किए जाते हैं, उसको बायोमेडिकल, ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट कहे जाते हैं। ओके, अब टॉक्सिसिटी के बेसिस पे, अभी हमने रिसोर्स के बेसिस पे देखा था, अब टॉक्सिसिटी के बेसिस पे हमने वेस्ट को देखना है। तो एक तो होता है टॉक्सिक वेस्ट, एक नॉन टॉक्सिक। सिंपली नेम से ही पता चल रहा है वैसे वेस्ट जो कि टॉक्सिसिटी काउज करते हैं, जो कि हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ओल्ड कंप्यूटर्स, फ़ोन्स, बैटरीज, ये सारे जो है टॉक्सिकल वेस्ट होते हैं। उसके बाद नॉन टॉक्सिक, वैसे वेस्ट जो कि हेल्थ को अफेक्ट नहीं करें, उसको नॉन टॉक्सिक वेस्ट कहते हैं, जो कि फूड, वेजिटेबल्स, पील्स, ये सारे जो है नॉन टॉक्सिक वेस्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है प्लास्टिक का मेरिट जो है। प्लास्टिक क्या होता है? तो प्लास्टिक वैसे मटेरियल होते हैं जो कि रीयूजेबल किए जा सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। प्लास्टिक का क्वालिटी क्या क्या होता है? ये हर जगह पाए जाते हैं, बहुत लाइट वेटेड होते हैं। इसका इस्तेमाल बैग्स, कंटेनर, टॉयज़, ये सब में इस्तेमाल होता है, पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है, और ये इजी टू हैंडल होते हैं, इसलिए सब इनको पसंद करते हैं। डिमेरिट्स क्या होते हैं प्लास्टिक्स के? तो बर्निंग से क्या होता है, वैसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे कि कैंसर भी हो सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर जो एक्वेटिक में प्लास्टिक, अगर एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो अगर वहाँ पर प्लास्टिक का अमाउंट मिल जाए तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो प्लास्टिक का जो काउज़ क्या करता है, वो किसी भी, जैसे रेनी सीज़न है तो उसमें फ्लड वगैरह काउज़ करने का कैपेसिटी रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो सिंपली वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो फूड स्टोर्ड होता है वो भी हेल्थ को इशू काउज कर सकते हैं, इसीलिए कैंस फूड जो है इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ज़्यादा कम से कम करना चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग का काउज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जो प्लास्टिक है, अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स जो रिलीज़ करते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब वैसे मटेरियल जो कि डिग्रेड नहीं हो सकते, इसको मतलब बहुत सालों अगर ये में कर दिया जाए, बिना बर्न किए इसको ऐसे छोड़ दिया जाए, तो वो उसी के फॉर्म में रहेंगे, ये डिग्रेडेबल नहीं होते, इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट और जो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2019 के दौरान जो है कंट्री को क्लीन करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल की गई है स्वच्छ भारत मिशन के दौरान। इसमें जो है क्लॉथ बैग को शॉपिंग और प्लास्टिक यूज़ करने के लिए कम से कम ये किया गया है। फिर इसमें जो टेक्निक्स, इसमें क्या किया जा सकता है, जो प्लास्टिक है उसको आसपास के इन्वायरमेंट में फेंकने से मना किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए अगर रीयूज़ हो सकता है तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है प्लास्टिक को बर्न नहीं किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जितने भी प्लास्टिक है आपके आसपास में तो वो आप रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे कि आप मैनेजमेंट डिस्पोजल कर सकते हो, जो वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद अब दूसरी टेक्निक है आपका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो कि बायोडिग्रेडेबल के केस में है आपका, जैसे कि लैंडफिल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ क्या होता है, अब डस्ट वगैरह जो भी वेस्टेज होते हैं वो लैंडफिल्स, वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे बनाकर वहाँ पर बहुत सारे कचरे को इकट्ठा करके वहाँ पर रखा जा सकता है। ओके, फिर उसको कवर कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग वैसा मेथड होता है जिसमें कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे कि इसमें न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो वैसे इसको क्या है, ये डिकम्पोज हो जाता है, ये ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरली डिग्रेड हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा,
उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, जो है आपका वेस्ट जो है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कंपोस्टिंग कहते हैं। और वही प्रोसेस जब अर्थवॉर्म को जो अर्थवॉर्म होते हैं, रेड अर्थवॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करके किया जाए तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाएगा। ओके, वॉर्म से इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए वर्मी कहा जा रहा है। ओके, तीसरा जो है लैंडफिल्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं हम लोग, ये जो है मैनेजमेंट किया गया। पहला है लैंडफिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बायोडिग्रेडेबल के लिए की गई है। ओके, नेक्स्ट है 3R प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3R इन केस ऑफ जो प्लास्टिक्स होते हैं जो ज़्यादातर वेस्ट नहीं, जो कि डिग्रेडेबल मटेरियल नहीं होते हैं, उस केस में है। ओके, रिड्यूस मीन्स मतलब वैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करना। ओके, रिड्यूस द यूज़ ऑफ थिंग्स दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट एंड जनरेट वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड ग्लास। ओके, नेक्स्ट है रीयूज़। क्या करते हैं, पहले रिड्यूस किया फिर उसके बाद रीयूज़ का मतलब मैक्सिमम जो आपके पास, अगर सपोज़ आपके पास वैसे मटेरियल है तो आप उसको यूटिलाइज़ करो, रीयूज़ करो। ओके, नेक्स्ट है रिसाइकल करना। तो बहुत सारे जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, तो आप उसको कलेक्ट करके फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज कर सकते हो। उससे क्या है, वो लोग दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि यूज़फुल आ सकती है। ओके, तो पेपर, जैसे एग्जांपल पेपर इनटू पेपर मैश आर्टिकल